हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप लोग? तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फर्स्ट पॉडकास्ट जो हुआ है ग्रेस फर्टिलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर रुबीना सिंह जी के साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने उनसे किए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझसे पूछी हैं। एज ए डॉक्टर उन्होंने पूछा है कि पेशेंट को क्या फील होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको बताई हैं। ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो ज़रूर इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखिएगा और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, ताकि और भी आगे हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज़ आने वाले हैं तो उसमें मैं डॉक्टर से पूछ सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सोसाइटी ने इतना डाल दिया कि कुछ जी। कमी की वजह से आईवीएफ जी। होता है, ऐसा तो नहीं होता ना। और ज्यादा लड़की के ऊपर कि हाँ, कि लड़कियों की प्रॉब्लम है, इनमें कुछ डिफेक्ट होगा, कुछ कमी होगी तो ही इनको आईवीएफ की जरूरत पड़ रही है, या हस्बैंड में, मतलब किसी वे में पीपल थिंक कि आईवीएफ कराने की जरूरत उन्हीं को पड़ती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई साइड इफेक्ट हुआ तो लोग पूछते हैं हमें इंजेक्शन के साइड इफेक्ट, हम तो सबको बताते हैं इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब आप बताओ, आपने तो लिए हैं इंजेक्शन, कितना 10 पे कितना बोलोगे आपकी पेनफुल है? मैम 2 और हैप्पीनेस पे कितना बोलोगे? और मैम ये तो आप छोड़ आउटकम ही पे दो। कितना दोगे? सो बहुत लोग ना एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद लोगों को डाउट्स होता है कि आपने उन 15 दिन में जो आपने वेट किया, वो 15 दिन आपके कैसे थे, आपने ऐसा क्या किया कि आपका रिजल्ट आया, आपने रेस्ट किया, आपने बेड रेस्ट किया, या आपने मतलब वो 15 दिन कैसे निकाले? सो उसके बारे में बताओ। पर आपने भी अपने हस्बैंड का जिक्र किया, तो पूरी जर्नी में आपके हस्बैंड का कैसा रोल था? मतलब लॉट ऑफ टाइम लोग लेडीज़ मतलब ये प्रॉब्लम लोगों में कई बारी होती है कि हस्बैंड शायद नहीं मानते या सपोर्टिव नहीं होते। बहुतों के सपोर्टिव भी होते हैं, पर काफ़ियों के कई बारी ट्रीटमेंट को लेके रेजिस्ट भी करते हैं कि मैं नहीं कराऊंगा, या मैं टेस्ट भी नहीं कराऊंगा, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हाउ वाज योर हस्बैंड, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन टेल। लोगों को ये नहीं पता दैट देयर इज़ अ बायोलॉजिकल क्लॉक। फीमेल की एज जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे एग का नंबर, एग की क्वालिटी कम होती जाती है, राइट? अब शादी का एज तो बढ़ गई, लेकिन एग तो साइमल्टेनियसली एजिंग हो रही है ना, तो एग में तो कहीं पे बिल्कुल एग तो स्लो नहीं हो रहा। तो एक क्वेश्चन मैम आप मुझे बताइए कि हमें डाइट कैसी रखनी है जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा के आते हैं? तो जैसे मुझे भी कहा था कि हाई प्रोटीन डाइट हमें लेनी चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? Namaste, hello everyone. So today we have a very special guest on our podcast. और आपको पता है कि जब रियल स्टोरी सामने आती है तो हिम्मत आपकी भी बढ़ती है और हमारी भी बढ़ती है। तो हमारे साथ है आज एक बहुत ही ब्रेव इंसान जो सामने आया कैमरे के अपनी फर्टिलिटी जर्नी को बताने के लिए और आप सबसे अपनी वो जर्नी शेयर करने के लिए जो शायद कोई भी नहीं बताता। सो हमारे साथ है प्रिया, जिन्होंने आईवीएफ करवाया, उनके ट्विन बेबीज़ हुए, अपनी पूरी जर्नी वो आज हमें बताएंगी, अपनी पूरी प्रॉब्लम्स और हैप्पीनेस, सब चीज़ों को हम आज ओपनली डिस्कस करेंगे। और जैसे मैं आपको हर बार बोलती रहती हूँ कि आईवीएफ ना तो पेनफुल है, ना ही आईवीएफ बहुत मुश्किल है। सो आप मेरी बात तो मानते ही हो, बट अब आपको रियल स्टोरी सुन के थोड़ा सा और हिम्मत आएगी। सो अब सुनते हैं प्रिया से। वेलकम प्रिया। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और यू केम फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट योर जर्नी। बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू पहले तो आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरा जैसे आपको पता ही है कि आपने मुझे देखा है कि मैं अपने चैनल पे लड़कियों को बताती हूँ कि आईवीएफ पेनफुल नहीं है। मैं बहुत बार ये चीज़ बोलती हूँ, लेकिन मुझे भी इतने ज़्यादा वो लड़कियाँ पूछती हैं कि मैम हमें करवाना है तो कैसा होगा। तो सबसे पहले जो आपने इंट्रो दी है कि पेनफुल होता है, जी नहीं बिल्कुल, थैंक यू आपने मुझे बुलाया और मैं आपके साथ हूँ। आप जब मुझे बुलाओगे मैं आऊँगी। और आपके मेरे जैसी और भी लड़कियों के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि हम मेरे जैसी और लड़कियां आगे आके उनको अपनी स्टोरी बताएं। बिल्कुल। सो अब हम ना आज आपसे सारा कुछ जानेंगे। प्रिया, आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया था? मैम मेरी मैरिज को 10 साल हो गए थे। और आपको ट्राई करते काफ़ी टाइम हो गया था? मतलब टेल अस अबाउट योर व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल इन टेलिंग, टेल अस अबाउट योर जर्नी, अबाउट इनिशियल कि शुरू में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे हम समझेंगे कि क्या कैसे सॉल्व हुआ। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे ये सुनना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम है लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, इसका सल्यूशन है। और जो मैं सबको बोलती हूँ, जो कंसिस्टेंसी है
जो अपनी प्रॉब्लम को समझ रहा है और अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन को ढूंढ रहा है, उसके लिए ट्रीटमेंट सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, राइट? आई थिंक इस पॉडकास्ट से लोगों को ये मैसेज आना चाहिए कि आपकी एक बहुत अच्छी हैप्पी जर्नी है. जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये जर्नी लोगों को खुशियाँ देती है, राइट? सो आप हमें ये बताओ कि आपकी जर्नी क्या है. तो एक्चुअली मैम जब मेरी शादी हुई तो पहले ही जैसे हमने थोड़ा सोच रखा था कि अभी हम बेबी प्लान नहीं करेंगे, तो 1-2 साल तो हमारे ऐसे ही हमने निकाल दिए. और उसके बाद फिर जैसे एक बार मेरे नेचुरल कंसीव हुआ, तो जैसे उसको आजकल केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं, तो जी तो वो हो गई. तो फिर हमने कहीं ना कहीं से सुना था कि कुछ IUI करके आया है, तो हम अब मैं नाम नहीं लूँगी एक्चुअली हॉस्पिटल का, तो हम वहाँ पे चले गए और हमने जाके डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी एज भी कम थी, तो इतना पता नहीं था. तो हमने जाके बोल दिया कि हमें IUI करवाना है. तो कुछ डॉक्टर थे ऐसे, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि आपको करवाना चाहिए IUI या नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी. और हम उसमें चले गए, IUI में चले गए. और उसके बाद हमने जैसे पहले बताया कि हमने पहले तो कंसीव नहीं किया है, हम अब ये करवाना चाहते हैं. तो उन्होंने हमारा स्टार्ट कर दिया और हो गया. उसके बाद फिर मुझे IUI मेरा जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मुझे पीरियड्स आ गए. लेकिन 10 दिन बाद मुझे सुबह सुबह मैं वॉशरूम गई हूँ और मुझे पीरियड्स आए हैं, ऐसा मुझे फील हुआ. और मैंने कहीं ना कहीं से सुन रखा था कि कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रेगनेंसी होती है और आपको स्पॉटिंग होती है. तो मेरे पास वो जो मैंने पहले यूरिन किट मंगवा के रखी थी कि मैं उसे चेक करूंगी, तो वो मेरे पास पड़ी थी. तो मैंने उससे चेक किया और मैं पॉजिटिव, और मैं तो बहुत खुश हो गई कि ये तो मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ. मैंने अपने IUI से, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे हैं. तो फिर हमने उन्हीं डॉक्टर को कॉल की, तो उन्होंने कहा आप जहाँ भी हो वहीं से फटाफट से हॉस्पिटल पहुँचो, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, उनको पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं. तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. तो फिर मेरा पूरा दिन निकल गया. और आपको ब्लीडिंग हो रही थी? और मुझे ब्लीडिंग हो रही थी और मैं पॉजिटिव उसमें पर ओवरड्यू थे आप, मतलब दिन ऊपर चढ़े थे? नहीं मैम, जैसे मेरा जो मेरा IUI के बाद जो मेरा टाइम था, जो मेरा जहाँ पे मैंने जब चेक करना था उस टाइम पे तो मेरे पीरियड्स आ गए थे. उसके बाद 10 दिन बाद मुझे दोबारा से स्पॉटिंग हुई और मैं प्रेग्नेंट. और फिर डॉक्टर ने बहुत पूरा दिन लगा के जब चेक किया, क्योंकि बीटा-CG किया, उसमें भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, डर लग रहा था उनको. तो फिर उनको लगा कि एक टॉपिक है. फिर उसको उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे. फिर तो उन्होंने इंजेक्शन दिया और उसको रिमूव कर दिया. फिर उन्होंने हमें तभी कह दिया था कि अब ऐसा चांस है कि आपको कभी लाइफ में IVF करवाना पड़ेगा. तो तब तो ये शादी के कितने टाइम तक, मतलब ये शादी के मेरे 3 साल बाद था. ये हुआ था. फिर उसके बाद हमने IVF, तो ऐसे था कि IVF तो पता ही नहीं क्या है, और जिस हॉस्पिटल के बाहर IVF का जो बोर्ड भी लगा होता है वहाँ पे भी जाने से हम कतराते थे कि नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि जब डिलीवरी होगी हमारे रिलेटिव्स आएंगे हमें बधाइयाँ देने के लिए, तो वो ये सोचेंगे कि यार इन्होंने IVF करवाया है, इसमें तो कमी थी कोई, इसीलिए IVF हुआ है. तो कितनी गलत बात है. हाँ जी, तो ये मेरे में भी था, मुझ में भी ये चीज़ थी कि नहीं, उस हॉस्पिटल में नहीं जाना जहाँ पे IVF लिखा हुआ है. तो ऐसे ही फिर हमने वहाँ से, तो फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए. तो फिर ऐसे थोड़ा टाइम निकलता गया. फिर हमने सोचा कि नहीं हो रहा, फैमिली भी कह रही थी कि नहीं अभी टाइम निकल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको दिखाना चाहिए. तो फिर मैं बहुत सारे डॉक्टर के पास गई. तो जब फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे IVF करवाना है. तो कैसा था, मतलब कितना डिफिकल्ट था डिसीजन? पहले तो मैम जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने मदर इन लॉ छोड़ो, मैं अपनी मदर को भी बताना ज़रूरी नहीं समझ रही थी. मतलब मेरे दिल में इतना ज़्यादा डर था. लोगों, सोसाइटी ने इतना डाल दिया कि कुछ कमी की वजह से IVF होता है, ऐसा तो नहीं होता ना. और ज़्यादा लड़की के ऊपर कि लड़कियों की प्रॉब्लम है, इनमें कुछ डिफेक्ट होगा, कुछ कमी होगी, तो ही इनको IVF की ज़रूरत पड़ रही है, या हस्बैंड में, मतलब किसी वे में पीपल थिंक कि IVF कराने की ज़रूरत उन्हीं को पड़ती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू एंड मी नो कि कोई मेडिकल कंडीशन हो तो ही ज़रूरत पड़ती है, और ये कोई टैबू नहीं है, इसको ओपनली बोलना. जैसे आई रियली अप्रिशिएट कि आप आए, आपने बोल रहे हो आप इसके बारे में. आई मीन यू आर लिटरली वेरी वेरी ब्रेव. थैंक यू मैम. जी, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि हमने कि चलो हम IVF करवाएंगे.
तो पहले तो मेरा स्टार्ट हो गया, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि इंजेक्शंस, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा डर था कि पता नहीं कितने इंजेक्शन लगेंगे मुझे। और ये फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया कि नहीं, इतना नहीं होता, आप कर लोगे। तो फिर कुछ नहीं होता, मैं लड़कियों को भी कहना चाहूँगी कुछ इतना नहीं होता। 10 दिन के मुझे इंजेक्शन लगे और बहुत पेन तो था ही नहीं, क्योंकि वो जो हमारी थोड़ी स्किन होती है वहाँ पे, जो थोड़ी मोटी स्किन होती है वहीं पे वो लगाते हैं। मेरे थाइस पे लगे थे, कुछ लड़कियों के पेट पे लग जाते हैं, तो इतना पेनफुल वो नहीं होता है। तो कोई साइड इफेक्ट हुआ था? लोग पूछते हैं हमें इंजेक्शन के साइड इफेक्ट, हम तो सबको बताते हैं इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब आप बताओ, आपने तो लिए हैं इंजेक्शन। नहीं मैम, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मेरे दिन में 2 बार लगते थे इंजेक्शन, एक सुबह लगता था, फिर एक शाम को लगता था। जी, तो उसे मुझे कोई पेन, कोई कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ। कोई एबनॉर्मल मूड स्विंग्स या कोई पेट में दर्द या वेट गेन या ब्लोटिंग, कोई कुछ भी इतना एबनॉर्मल कि लोग आईवीएफ, इसके डर से आईवीएफ ना कराएं, ऐसा कुछ था जो? मैम एक्चुअली जब हम कोई प्रोसेस ले रहे हैं, तो जैसे मैं बताना चाहूँगी कि अब जब इंजेक्शंस लेते हैं तो डॉक्टर ने मुझे समझाया, जैसे आप भी अपने सबको समझाते हो, मुझे भी आप कह रहे हो, जब इंजेक्शन लेते हैं तो ऑब्वियसली फॉलिकल्स बनाने थे इंजेक्शन? नहीं मैम, मैंने खुद तो नहीं लगाया, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल नज़दीकी था तो मैं चली जाती थी। तो जब फॉलिकल्स बनाते हैं तो वो थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा फील होता था, लड़कियों को पता नहीं कैसे, थोड़ा सा जब 3-4 दिन इंजेक्शन कंटिन्यू हुए तो थोड़ा सा पेट में जैसे ब्लोटिंग, बहुत, वो तो हम इतना तो कर ही लेंगे सहन, इतना तो कोई है नहीं है, तो वो थोड़ा सा लगता तो फिर था। नहीं है ना पेनफुल आईवीएफ? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मैम, बिल्कुल कितना भी नहीं। 10 पे कितना बोलोगे आपकी पेनफुल है? मैम 2। 2। और हैप्पीनेस पे कितना बोलोगे? और मैम ये तो आप छोड़ आउटकम ही पे दो। कितना दोगे? ये तो आप छोड़ ही दो, जब हाथ में बेबी आ जाएगा, घर में बेबी आ जाएगा, तो फिर तो सभी 110 है ही नहीं, मतलब है ही नहीं उसका नहीं, कोई इसका तो गोली मतलब आप तोड़ नहीं है। परसेंटेज तो निकाल ही नहीं सकते ना इस बात की, क्योंकि ये खुशी एक अलग है, हम सबके लिए ही है, ये तो खुशी बहुत अलग होती है। ये तो है। फिर आपको इंजेक्शंस लगे, फिर आपका पिकअप हुआ। पिकअप का जो आपका एग कलेक्शन का प्रोसीजर था वो कैसा था आपके लिए? मैम उसमें Was भी it मुझे painful? बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। सुबह मैं चली गई, खाली पेट जाना था, डॉक्टर ने बुलाया था, खाली पेट चली गई। उसमें फिर बिल्कुल भी उस दिन तो मुझे तो इंजेक्शन भी नहीं लगा। मतलब मैं अभी आपसे ही पूछ रही हूँ कि वो क्या था। एक मास्क लगा दिया था बस मेरे फेस पे, और विद इन 2 या 3 सेकंड मुझे ऐसा लगा मुझे नींद आ गई है। हाँ, तो वो और पिकअप ही तो किया था हमने। जी जी, नहीं जैसे इंजेक्शन के वो लड़कियां ना कुछ पूछती हैं कि जैसे क्या आपको बेहोश कैसे किया, क्या इंजेक्शन लगा, तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस था कि मुझे तो बस मास्क बना दिया और मुझे पता ही नहीं है कब हो गया। वो ड्रिप में चला जाता है, आईवी ड्रिप में चला जाता है, तो पता नहीं चलता, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको नींद आ जाती है। जी, तो फिर आपको पेन नहीं होता पूरे प्रोसीजर में, और 10-20 मिनट्स में होश आ जाता है, और फिर आप पोटी में। तो फिर भी आपका आईवीएफ पेन फिर भी नहीं था पेनफुल? वो स्टेप भी पेनफुल नहीं था? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। और बस मैं जब बाहर, उन्होंने मुझे स्ट्रेचर से बाहर उन्होंने मुझे निकाला, तो बस मुझे तब होश आ गया कि चलो ठीक है। तो मुझे लगा, मैंने कहा हो गया, तो कह रहे हाँ जी हो गया। तो मैं कहा मैम थैंक यू, बस इतना मैं बोली हूँ, इतना मुझे पता है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तू थोड़ी रेस्ट कर ले, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, अगर सोना चाहती है कि अगर है इतना तो मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ अब। फिर बस हम उसके बाद फिर डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह जो थी वो दी हैं, और उसके बाद मेरा जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना था तो वो मेरा प्लान कर दिया कि वो करेंगे। फिर तो कैसा था आपका प्रोसीजर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में? मतलब आपको क्या डर लग रहा था पहले? एक्चुअली मैम जैसे मोक टेस्ट करते हैं पहले, तो डर तो मुझे था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये बता दिया था कि बेटा इतना ही वो होगा जो तेरा मोक टेस्ट पहले मैंने बहुत बार किया है ना, तो वो सेम है। सिर्फ तूने ब्लैडर फुल करके आना है, और इसमें कुछ नहीं होगा। और इसमें तो एनेस्थीसिया भी नहीं देते, तो ये तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। बिल्कुल मैम। और 15 मिनट भी नहीं लगे, 10 मिनट ही लगे हैं। हमने मंगवाए हैं एम्ब्रियोज पीछे से ही और इंसर्ट किए हैं, और उसी टाइम, अच्छा ये बहुत कहते हैं कि आधे घंटे तक यूरिन होल्ड करके रखना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ मैम, मेरे डॉक्टर ने कहा कि तुझे अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं लेना। अगर तुझे लग रहा है मैंने ट्रांसफर कर दिया, अब तेरा एम्ब्रियो बाहर नहीं निकलेगा, टेंशन मत ले। लड़कियों को ये टेंशन होती है कि अब यूरिन पास कर बहुत देंगे, लोगों को लगता है कि यूरिन पास कर दिया तो एम्ब्रियो भी निकल जाएगा, खांसी कर दी तो एम्ब्रियो निकल जाएगा। मतलब उनके इमोशंस हैं, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, हम समझाते हैं उनको, पर गलत नहीं है, ठीक है। एवरीबडी वांट्स टू बी वेरी केयरफुल, है ना। तो इसमें लेकिन ये सारी चीज़ें मिथ्स हैं, वी हैव टू बर्स्ट देम, बट बिलीफ है लोगों के इन चीज़ों को लेके, तो ठीक है। तो फिर कैसा था उसके बाद का एक्सपीरियंस आपका?
उसके बाद मैम मैंने जैसे मेरा ना 2 बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, एक बार तो मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि मेरी यूट्रस की लाइनिंग इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर उसको बनाने में डॉक्टर को मुझे इंजेक्शन्स भी लगाए थे डॉक्टर ने, लेकिन उससे भी इंक्रीज़ नहीं हुई। तो फिर डॉक्टर को लगा कि चाहे शायद मुझे लग रहा है कि तुम्हें ना टीबी हो सकता है, जेनिटल टीबी हो सकता है। तो उसकी फिर मुझे डॉक्टर ने 6 महीने तक उसकी दवाई स्टार्ट की, और वो जब मैंने कंप्लीट की अपनी दवाई, और उसके मतलब नेक्स्ट जब पीरियड्स आने तब से वो जो हम सेकेंड डे से मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर देते हैं, बस वो मैंने ली है। और उसी बार मैं बस 10 दिन बाद जब डॉक्टर को गई हूँ चेक करवाने, और डॉक्टर देख के हैरान थे, मेरी 8 mm तक लाइनिंग बन गई थी, जो मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कई बार 6.5 होती थी, कई बार 7 होती थी, बड़ी मुश्किल से बनती थी। तो उसके बाद फिर तो पर टीबी की मेडिसिन तो बहुत लोग कहते हैं मुश्किल होती है लेनी, वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस टीबी की मेडिसिन के साथ? मैम मुश्किल तो अगर हम अपने दिमाग में बिठाएंगे ना कोई चीज़, तो वो तब मुश्किल है, वैसे तो इतना मुश्किल कुछ नहीं है। नॉर्मल मेडिसिन थी। सुबह पहले जो 3 महीने थे तब मेडिसिन थोड़ी ज़्यादा थी, ज़्यादा मतलब थोड़ी टैबलेट ज़्यादा थी। फिर और 3 लिवर महीने के के टेस्ट बाद, होते रहते थे आपके? जी मैम, वो डॉक्टर कहते हैं कि वो 3 months में हाँ होते जी, रहते थे। और कई बार हल्का सा ऐसा होता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन red हो आ सकती है या ऐसे, तो डॉक्टर कहते थे कि हम इसका ऑरेंज कलर का यूरिन। हाँ जी, तो इतना कोई उससे कोई मुझे साइड इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ है। वेरी नाइस, वेरी गुड। काफी बड़े फाइटर हो आप, पता है आपको? आपको पता नहीं है कि आप लोगों को कितना इंस्पायर कर रहे हो, बस और आप खुद इतने बड़े फाइटर हो, दैट मतलब इट्स कमेंडेबल, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। बस यही होता है कि मैं उस चीज़ से निकली हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन लड़कियों की फील को जैसे समझ सकती हूँ। कोई मुझे आके ये पूछता है कि दीदी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, जाओ आप कराओ अपना एम्ब्रियो ट्रांसफर, कुछ नहीं होगा। मैं आपको कह रही हूँ, एक उनको ना ये होता है कि डॉक्टर ने हमें बता दिया, वो उनसे बहुत बार पूछेंगे, उनको होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस किसका है। अच्छा, होता क्या है ना, वही एक्चुअली हम तो बहुत लोगों को बताते हैं, बट क्या है ना, एक कनेक्ट, लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के साथ, एक तो हमारे पास भी लिमिटेड टाइम होता है बात करने के लिए, पर थोड़े से कुछ है कि लोग भी थोड़े अप्रिहेंसिव होते हैं डॉक्टर से सुनने के लिए, और रियल स्टोरी सुन के लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। लोग सोचते हैं कि ये कर सके तो हम भी कर पाएंगे, तो आई थिंक उससे लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। बट ऑनेस्टली बहुत लोग आपके जैसे बोल भी नहीं पाते, मतलब फ्रंट पे आके बता भी नहीं पाते। सो मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊं, कभी मैं बच्चों के स्कूल जाती हूँ तो बड़े कपल्स मुझे ऐसे मिलते हैं जिनके बच्चे हमने किए हैं, पर वो हमें पहचानते भी नहीं है, विच इज़ ओके, वी डोंट माइंड दैट, बट इट्स ओके, इट्स देयर लाइफ, सो ऐसा नहीं है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप सामने आए और आपने इस बारे में बताया। सो बहुत लोग ना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद लोगों को डाउट्स होता है कि आपने उन 15 दिन में जो आपने वेट किया, वो 15 दिन आपके कैसे थे? आपने ऐसा क्या किया कि आपका रिजल्ट आया? आपने रेस्ट किया, आपने बेड रेस्ट किया, या आपने मतलब वो 15 दिन कैसे निकाले? सो उसके बारे में बताओ। जी मैम, मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो मैं फिर आप ज़रूर बताना एक बार। देखिए, मैंने कुछ ऐसा हटके नहीं किया जो मैं पहले नहीं करती थी। मेरा लाइफस्टाइल जैसा था मैंने बिल्कुल वैसा ही रखा है। बाकायदा मेरे घर के पास जो हमें प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस लगते हैं, तो मैं जाती थी, मेरे घर के पास हॉस्पिटल था, मैं 1.5 किलोमीटर तक था वो, तो मैं चल के जाती थी, चल के आती थी। कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमें बेड रेस्ट करनी है उस टाइम पे, तो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि बेटा जैसे जी रही हो ना वैसे ही जीना है, ये दिमाग में कुछ नहीं बिठाना कि अब मैं बस ऐसे ही बैठूंगी, अब मैं ऐसे लेटूंगी, जैसे जी रहे हो वैसे जियो, कुछ नहीं है जो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, कुछ आपको नहीं कोई करना, बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, कोई बेड रेस्ट नहीं। मैम मैंने सारा काम किया, मतलब चलो हाउस हेल्प, और फिर भी आपका रिजल्ट आया, यही इंपॉर्टेंट है। पीपल शुड नो कि बेड रेस्ट करो चाहे ना करो आपकी चॉइस है, पर उसके बिना भी रिजल्ट आता है। तो लोग क्या करते हैं, लेटे रहते हैं, हिलते नहीं है, तो हम कहते हैं कि उनको एक्टिव होना चाहिए। यू नो, वी डोंट से आप जुम्बा करो, आप रनिंग करो, बट आप नॉर्मल वॉक करो, नॉर्मल अपना काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप बताओ। जी, तो बस ऐसे ही फिर जैसे मैं जाती थी, तो मुझे लास्ट में थोड़ा ऐसे लगने लगा कि अब मुझे थोड़ी सांस चढ़ रही है, तो शायद वो सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर दवाइयों की वजह से कुछ हो सकता है। चलो सिम्टम तो इतनी अर्ली नहीं आते हैं, तो वो शायद दवाइयों की वजह से थोड़ा हो सकता है। तो फिर जैसे मैं चेक नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी नहीं भी मैंने चेक नहीं करना। आपने जैसे लोग 7th डे पे चेक कर लेते हैं, नहीं किया था चेक? नहीं, मेरे में मैं कह रही थी नहीं, जो होगा भगवान करेगा, मैंने अपना काम, डॉक्टर ने अपना किया है, मैंने अपना किया है, अब उसके ऊपर है, उसको जो ठीक लगेगा, अगर देना हुआ तो दे देगा,
तो उसके ऊपर था। फिर जैसे एक दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चल अब तो एक दिन रह गया, एक रात रह गई, अब तो कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं वहीं जहाँ से इंजेक्शन लगवाती थी तो वहीं से मैं एक 2 किट लेके आई, तो मैंने किया और मैंने देखा तक नहीं, मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने देखा तक नहीं, मैंने रख दिया। तो ये ऐसे कर रहे हैं, कह रहे यस हो गया। और वो इतनी डार्क लाइन जो हमने देखी वो हमारी लाइफ चेंज थी उसमें, कि मतलब मुझे ही सुन के इतने गूज़बम्स हो रहे हैं कि हमें था कि ये क्या हो गया, कि मतलब मुझे था कि इस बार भी शायद नहीं होगा, मुझे ये था। तो लेकिन वो देख के फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मुझे सुबह जाना था ब्लड टेस्ट करवाने, तो मैंने कहा एक बार पड़ी है, एक बार और कर लेती हूँ, कंफर्म कर लेते हैं। जी जी। पर जो देना है जब दे दिया उसने, तो फिर वो रखने वाला तो वो होता है, वही है। तो वो हुआ। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर आपने भी अपने हस्बैंड का जिक्र किया, तो पूरी जर्नी में आपके हस्बैंड का कैसा रोल था? मतलब लॉट ऑफ टाइम लोग लेडीज़ मतलब ये प्रॉब्लम लोगों में कई बारी होती है कि हस्बैंड शायद नहीं मानते या सपोर्टिव नहीं होते। बहुतों के सपोर्टिव भी होते हैं, पर काफ़ियों के कई बारी ट्रीटमेंट को लेके रेजिस्ट भी करते हैं कि मैं नहीं कराऊंगा, या मैं टेस्ट भी नहीं कराऊंगा, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हाउ वाज योर हस्बैंड, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन टेल। मैम IUI और IVF ये मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का पहला वो एक फैसला था कि कोई बात नहीं, हम इसमें जाएंगे। तो जब IVF का आया था तो मैं उनको कस्में देती थी कि नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे और हमने नहीं करना, ऐसे ही होगा, नेचुरल होगा। क्योंकि एक लड़कियों में वो ना चीज होती है कि नहीं मेरे नेचुरल हो, नहीं मेरे नेचुरल हो। और ईगो भी आ जाती है लोगों में ना, कई बारी मेल्स में ईगो भी आ जाती है। नहीं मैम, मेरे हस्बैंड टचवुड, उन्होंने ही मुझे उसके लिए, मैं कई बार ऐसे भी हो जाती थी कि नहीं ऐसे होगा, कि कुछ नहीं होगा, हम करेंगे, हम डॉक्टर के जाके आते हैं, हम बता के आते हैं, हम पूछ के आते हैं, चल तू चल तो सही मेरे साथ। क्योंकि ये IVF का डिसीजन लेना कोई आम बात तो नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ती है। कई बार मैं ये नहीं कहती, कई बार डॉक्टर ऐसा हो जाता है कि फिर हमारी एक बार वो ना एक बन नहीं पाता, ट्यूनिंग नहीं बनती डॉक्टर के साथ। तो वो सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड कर रहे थे और उन्होंने ही ये डिसीजन लिया था। और वो तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आज तक है आज तक। और सपोर्टिव हस्बैंड ना एक एसेट है, मैं आपको बताऊं जी। मतलब वो वर्क में भी एसेट होते हैं, वो आपकी फैमिली लाइफ में भी, आपके बच्चों के लिए भी वो एसेट्स ही हैं मतलब। पर ये है कि वेरी नाइस। यूजुअली हमने जो फेस किया है लॉट ऑफ टाइम, जैसे पेशेंट आते हैं, जैसे मैम मेरे हस्बैंड को ये बता दो, मेरे हस्बैंड को सेपरेटली ये बता दो, या मेरी मदर इन लॉ को बता दो। तो एज अ फैमिली, लाइक थोड़ी सी दूर की फैमिली, आपके पेरेंट्स या आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनका कैसे सपोर्ट सिस्टम था, रिएक्शन पूरी जर्नी में? मैम मेरे मदर इन लॉ तो पूरे हमारे साथ थे कि आप जाओ। पर आपको डिफिकल्टी लगी थी कि जैसे आप बता रहे थे कि फैमिली में मुझे बताने में थोड़ी एप्रीहेंशन थोड़ा सा लग रहा था? वो जैसे हम लड़कियों में ये चीज़ होती है कि हम बताएंगे नहीं, थोड़ा वो अंदर से हम कॉन्शियस होते हैं उस चीज़ को लेके। लेकिन फैमिली में मेरी फैमिली तो सपोर्टिव थी, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई है। देखिए अब हमें कौन मैटर करता है, हमारी फैमिली है, इमीडिएट फैमिली जी। अब मेरे चाचा मामा ताया वो तो बहुत दूर के हो जाते हैं, अब लोग तो बातें करते हैं, अब नहीं हुआ तो करेंगे, ज़्यादा हो गए तो लड़की हो गई तो लड़का नहीं हुआ, लड़का हो गया तो वो चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को इतना तो थोड़ा खुद ही स्ट्रांग बनना चाहिए, थोड़ा प्यार से समझा सकते हैं, थोड़ा हो जाता है, समझ जाते हैं पेरेंट्स। लेकिन एक्चुअली उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है। मतलब अगर उन तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन और नॉलेज पहुंचे तो शायद उनको भी इस प्रोसीजर ट्रीटमेंट पे कॉन्फिडेंस आए। प्लस लोग ना सोचते हैं कि IVF करा रहे हैं, पता नहीं इनमें कोई प्रॉब्लम होगी, या ये पता नहीं अपना बच्चा है कि नहीं। सो आई थिंक ये जो मिथ्स है ना, ये बहुत ज़रूरी है निकालने लोगों के, क्योंकि उसी की वजह से शायद हमारे से बड़े लोगों में भी कॉन्फिडेंस आएगा इस टेक्नोलॉजी पे। और वो जब हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, जब हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हमें कॉन्फिडेंस देती है कि कोई नहीं बेटा, दिस इज़ ओके, यू कैन डू इट, वी आर देयर विद यू, आई थिंक उसमें आप ज़्यादा करेजली ज़्यादा आगे जा पाते हो, एंड योर जर्नी बिकम्स लिटिल ईजी, राइट? सो आई थिंक यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव अ सपोर्टिव फैमिली। एंड पॉडकास्ट सुनते हुए लोगों को बहुत लग रहा होगा कि हस्बैंड एंड फैमिली अगर सपोर्टिव हो तो जर्नी आसान है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप
ट्रीटमेंट भी करवा रहे हो और बाई चांस आपको फैमिली से या हस्बैंड से कोई रेजिस्टेंस मिल रही है, तो आई थिंक डॉक्टर से बात करनी या आप खुद अपने आप को कॉन्फिडेंट करो, सो दैट आपने इनकी जर्नी देखी है, आप सामने देख रहे हो, आपको मेरी जर्नी के बारे में भी पता है और आप हमने इससे पहले बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स की जर्नी भी सुनी है जिनको अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे ना, हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये हमें भी समझाया है, हमारी फैमिली ने भी बताया और दुनिया तो ये बता ही देती है। सो आई थिंक कंफर्ट जोन से निकलना जी, और मतलब खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो मैम आप एक बात बताओ मेरी ऑडियंस को, सबसे ज़्यादा वो ना पूछते हैं जो मेरे डाउट्स हैं, उनके डाउट्स हैं एक्चुअली, चलो मेरा तो हो गया, एज क्या मैटर करती है आईवीएफ के लिए? बहुत मैटर। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज एज। आप जितनी जल्दी कोई भी डिसीजन करो, आप जितनी जल्दी पहले तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को मिलना है। डॉक्टर आपको ये बताएगा कि एज का इफेक्ट आपकी फर्टिलिटी पे आया है। सपोज आपकी एज 25 है टू 30 के एज में हो और आप डॉक्टर से मिले हो और आपने सारे टेस्ट करा लिए और डॉक्टर ने आपको बोला कि फर्टिलिटी वाइज यू आर ओके, राइट? जनरली 25 to 30 के बीच में मोस्टली 90% ऑफ पॉपुलेशन इज नॉर्मल, राइट? उनकी फर्टिलिटी नॉर्मल होती है, लेकिन टेस्ट कराना ज़रूरी है क्योंकि जो मैंने 10% लोग छोड़े हैं ना, उनमें कई बार मेजर प्रॉब्लम भी होती है। किसी का AMH कम होता है, किसी के स्पर्म काउंट कम होता है। सो जितनी जल्दी हम उन प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकते हैं, एक तो ट्रीटमेंट में वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी नहीं होता और इमोशंस नहीं होता। आपको बड़ा क्लियर कट पता चल जाता है कि आपको क्या करवाना है। आप चाहे उसको 25 पे डिसाइड करो या 27 पे डिसाइड करो, पर एक क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि आपने क्या करवाना है, राइट? सेकेंड इज कि जब आपको प्रॉब्लम पहले पता चल जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती हैं। जैसे अगर स्पर्म काउंट कम है तो मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकता है, ठीक है? AMH अगर कम है तो फास्ट एक्शन हो सकता है, राइट? ट्रीटमेंट जल्दी हो सकता है। नाउ राइट एज टू गेट मैरिड तो अब कोई रही नहीं है, राइट? अब नोबडी इज, अगर मैं बोलूंगी भी ना कि राइट एज टू गेट मैरिड इज 25, नोबडी इज गोइंग टू डू इट, क्योंकि सबको पता है, सबने एक सोसाइटी में ही ओवरऑल शिफ्ट आया है और सभी ने पहले अपना करियर बनाना है, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर बनाना है। फैमिली तो बाद में, पहले हस्बैंड के साथ सेटल होना है। इतनी टफ लाइफ में पहले आपस में सेटिंग करनी है, उसके बाद जाके बेबी प्लान करना है, तो इतना टाइम लग जाता है लोगों को, राइट? एंड जनरली पीपल स्टार्ट एट 30, 32, 33। तो राइट एज नहीं मैं कह सकती। मेरे को ये लगता है कि अगर आप थॉटफुल रहो फर्टिलिटी को लेके, सपोज यूर एट 35 और अभी आपको बेबी नहीं प्लान करना, तो एग फ्रीजिंग के बारे में सोच लो। देर आर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, आप एग फ्रीजिंग सोच लो। आई गॉट इट डन एट 29 जस्ट बिकॉज आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम, बट आई न्यू कि मुझे थोड़ी ना पता है कि मेरी लाइफ आगे क्या चलने वाली है या कब होगा। जो आज है उसको आज रेस्क्यू करते हैं, जो बाद में होगा वो तब देखेंगे। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रीटमेंट में भी आप जितनी जल्दी, फर्टिलिटी में भी और ट्रीटमेंट में भी, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी एज की वजह से कोई प्रॉब्लम काफियों में हमने देखी है, तो एज तो बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट? तो मैम अभी आपने एक बात बोली कि एग फ्रीजिंग, तो ये तो बिल्कुल मुझे भी नहीं पता था। मुझे एम्ब्रियो फ्रीजिंग का पता था, लेकिन एग फ्रीज क्या है इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं कि ये करवाने चाहिए। और क्योंकि जैसे मैंने भी 1-2 डॉक्टर से मैं मिली हूँ, जब मैंने सुना है तो जैसे हमारा तो जो हम जहाँ से हम आ रहे हैं, हमारे तो जैसे अगर लड़की की शादी नहीं हुई है वो तो कभी ये चीज़ करवा ही नहीं सकती, लेकिन आगे आगे जाके तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात होने वाली है, क्योंकि एग्स की क्वांटिटी तो बिल्कुल ही कम होती जा रही है। yes. तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सबसे पहले ना ये जानना ज़रूरी है कि जब हम मेजरली इनफर्टिलिटी के केसेस को हैंडल करते हैं ना, तो वाई दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस। जब हम इनफर्टिलिटी के केसेस को हैंडल करते हैं तो मैक्सिमम केसेस एग की प्रॉब्लम वाले आते हैं, राइट? सो मतलब मैं कहूँ कि अगर 10 केसेस हैंडल हो रहे हैं एक 1 मंथ में, तो 6 केस तो ऐसे होंगे जिनकी प्योरली एग की प्रॉब्लम होगी, राइट? नो एग की प्रॉब्लम क्यों हुई? एग ऐसा तो नहीं है, गर्ल्स आर नॉट बॉर्न विदाउट, द गर्ल इज बॉर्न विदाउट एग, ऐसा तो नहीं है। एग्स की प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि हम केयरफुल नहीं थे, राइट? क्योंकि किसी को ना एग की हेल्थ के बारे में पता नहीं है,
लोगों को ये नहीं पता दैट देयर इज़ अ बायोलॉजिकल क्लॉक. फीमेल की एज जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे एग का नंबर, एग की क्वालिटी कम होती जाती है, राइट. अब शादी का एज तो बढ़ गई, लेकिन एग तो साइमल्टेनियसली एजिंग हो रही है ना. तो एग में तो कहीं पे बिल्कुल एग तो स्लो नहीं हो रहा, हम चाहे बिजी हो रहे हैं, बट बॉडी तो अपना काम करती जा रही है, बॉडी को थोड़ी पता है. प्लस एट द सेम टाइम बैड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, फूड, बैड फूड, फर्टिलाइजर वाला फूड, केमिकल वाला फूड, कलर वाला फूड, डिलेइंग, एट द सेम टाइम पीसीओडी, ये सारी प्रॉब्लम्स हमने और ऐड कर दी. तो सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, एग की हेल्थ डिटेरियोरेट होती जा रही है. जब हम पहले 10 साल पहले प्रैक्टिस करते थे ना, तो मैं देखती थी कि एग की प्रॉब्लम वाले पेशेंट कम होते थे. 40-50% लोग जो होते थे उनमें ये थोड़ी डिफेक्ट आता था. AMH एवरेजली लोगों का नॉर्मल होता था, बट अब सडनली यंगर एज ग्रुप में भी ना AMH कम होने लगा. दूसरा रीज़न ये है कि गर्ल्स को पीरियड जल्दी आने लगा. जी, गर्ल्स को पीरियड जल्दी आता है तो एग की वेस्टिंग वहीं से स्टार्ट होती है. एग तो जल्दी शुरू होता है तो रिजर्व भी इवेंचुअली कम होना शुरू हो जाता है. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. लेकिन एग के बारे में ना हमें पता है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और आपने इस प्रॉब्लम को झेला है. लोगों को नहीं पता इसके बारे में, और इट इज़ आवर ड्यूटी एज अ डॉक्टर कि हम बताएं. जी, बट क्या है ना, फेक एडवर्टीजमेंट आ जाती है, ये गोली खा लो तो AMH बढ़ जाएगा. बढ़ता है कभी AMH? कभी नहीं बढ़ता AMH. ये भी बहुत सुना है कि क्या दवाई खाने से हमारा एग क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, या एग क्वालिटी नहीं होती. एक CoQ10 एक मतलब है जिसको जो एक्ट करता है एग की क्वालिटी के ऊपर, बट बहुत अच्छी स्टडीज नहीं है उनके ऊपर. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये कहूँगी कि इस ट्रीटमेंट को ले लो और प्रेगनेंसी बाद में कर लेना, AMH बढ़ जाएगा, मैं ये ट्रीटमेंट नहीं बोलूँगी. मैं ये बोलूँगी ये खाते रहो पर ट्रीटमेंट साथ में कराओ. राइट. मैं ये नहीं बोलूँगी पहले ये 6 महीने का कोर्स करो, एग क्वालिटी बढ़ाते हैं. जी, मैं ये कहूँगी कि इसको हम साइमल्टेनियस, ताकि हम और ख़राब ना करें. बिल्कुल. पर प्रॉब्लम कि इतनी मिसलीडिंग एड्स हैं, इतनी मिसलीडिंग फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो बोलते हैं टेढ़े लेट जाओ, उल्टा लेट जाओ, लंबे सांस लो, उससे AMH बढ़ जाएगा. मैं तो देख के परेशान हो जाती हूँ कि किससे बढ़ेगा. और क्या है ना, डॉक्टर जब कुछ बोलता है उनको लगता है इसके पीछे तो पैसों का एंगल है. बिल्कुल. हम जितने मर्जी जेन्युइन बोल दें, लोगों को पसंद वही आता है, गरम चाय पी लो, सुबह अदरक की चाय पी लो, उससे AMH बढ़ जाएगा. कुछ नहीं बढ़ता, किसी से नहीं बढ़ता. ये स्कैम है, टोटल स्कैम. बट क्या करें. तो मैम एक और बहुत ज़्यादा मुझे भी उस चीज़ के बारे में जानना है, क्या जब हम IVF करवाते हैं तो हमारी जो डिलीवरी है वो C-सेक्शन ही होगा? अगर ट्विन्स हैं तो C-सेक्शन ही सबसे एडवाइजेबल है. बट अगर सिंगल प्रेगनेंसी है और कोई एडेड प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे कोई BP शुगर नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है. राइट. कई बारी लोगों में ये नोशन रहता है, और कई बारी हम एज अ डॉक्टर भी थोड़ा सा ओवर केयरफुल रहते हैं, बिकॉज ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसिडर्ड होती है. जनरली मदर की एज थोड़ी सी हायर साइड पे होती है, तो इसलिए वी आर मोर केयरफुल. बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डिलीवरी नेचुरल. पर आप बताओ अपना डिलीवरी का एक्सपीरियंस आपका कैसा था, जब आपको पहला तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से शुरू होता है. तो फिर जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो हार्ट बीट आ गई. फिर हमने जब घर पे बताया सबको, तो सबका ही एकदम से था कि एक तो 10 साल बाद ऊपर से ट्विन्स, तो सबको था कि अच्छा अब चुप, किसी को नहीं बताना, अब चुप. तो बहुत अच्छी फीलिंग थी. मतलब था कि पता ही नहीं क्या ही मिल गया लाइफ में, मतलब क्या ही एक ना हासिल कर ली वो चीज़. तो फिर चलो थोड़ा टाइम, प्रेगनेंसी है, अब IVF से ली थी और ऊपर से टाइम थोड़ा था, तो चलो थोड़ा सा तो अप एंड डाउन आता ही रहता है. फिर मेरी डिलीवरी भी थोड़ी अचानक से हो गई, क्योंकि ट्विन्स थे तो जल्दी हो जाता है इतना. तो जब मेरी डिलीवरी हुई है, तो एक तो इतनी बड़ी बात इतने साल बाद, और मेरी और हस्बैंड दोनों की फैमिली को एक साथ होना चाहिए. हमने इतना प्लान किया था कि मेरे मदर भी आ जाएंगे, उधर फैमिली भी आ जाएगी, लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है सडनली डिलीवरी हो गई तो कोई नहीं आ और पाया. हमारे साथ कोई भी नहीं. और मेरे सिस्टर इन लॉ एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया है, तो हमने उनको फ़ोन करके, मेरे हस्बैंड ने बताया कि प्रिया का ऑपरेट करने लगे हैं. तो एकदम से, क्या आप तो अल्ट्रासाउंड के लिए गए थे, ऑपरेट कैसे करने लगे हैं? तो मेरे मदर को घर पे बताया कि मम्मी 2 लड़के हो गए. कह रहे किसके हो गए? कह रहे आपकी बहू के हो गए, और किसके हो गए? तो मतलब वो चीज़, मतलब
हम बता नहीं सकते कि इतनी, मैम मेरे ऊपर ऐसे मेरा ऑपरेट हो रहा है, मैम मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी देर से मेरे साथ जुड़े थे, तो कह रहे हैं प्रिया तेरे करण अर्जुन आ गए। तो मैंने कहा मैम अभी जो बच्चे रोए हैं वो मेरे ही थे। तो कह रहे और किसके होंगे, इतने ओटी में हम बच्चे थोड़ी लेके आए हैं। तो तेरे ही निकले हैं, वही रोए हैं। तो मतलब वो तो अभी भी मैं इमोशनल हूँ, मतलब वो चीज़ हमारे लिए एच्ड फॉर लाइफ है, हैं? बस मतलब उसके लिए फ्रेम तो में बोल नहीं दिल के वो बोल नहीं सकते। अभी ऐसे होता है कई बार बच्चे हैं शरारतें करते हैं, कई बार जब कभी लगता है तो फिर सोचते हैं हाँ ये इनको लेने के लिए इतना किया, अब शरारतें तो बच्चे हैं ही करेंगे और कौन करेगा। तो ये एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत अच्छा रहा है। मैं लड़कियों को भी कहती हूँ कि ज़रूर करवाना चाहिए आपको। बट चैलेंजेस क्या थे, कुछ तो होंगे, मुश्किलें क्या आई? मुश्किलें मैम देखिए, अब प्रेगनेंसी कई बार, अब मेरे कज़न हैं, भाभी हैं, तो उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी नेचुरल कंसीव किया उन्होंने। तो उन्होंने मैम मेरे तो ट्विन्स हैं और ऊपर से कहोगे कि IVF है, थोड़ा ऐसे बोलते हैं। उनके 2 बच्चे हुए हैं, दोनों ही उन्होंने बेड रेस्ट किया। अब ये तो है, ये तो भगवान पे ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर है सबसे पहले तो, कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हर एक की अलग अलग होती है। तो वो तो सबको ही होता है। मैं इस चीज़ के लिए लोगों को यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, अब इतना तो सहना ही पड़ता है, इतना तो करना ही पड़ता है, कोई बात नहीं, हो जाता है। कोई इतनी बड़ी बात, जब बच्चे आ जाएंगे ना हमारे हाथों में, तब हम सब कुछ ही भूल जाते हैं। अब लड़कियां मुझे कई बार फ़ोन करेंगी, दीदी मेरा तो ऐसे हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ भी हुआ था, नहीं आप फील कर, मैं कहा मैं उस टाइम कर रही थी, लेकिन ये खुशी जब मिलेगी ना तुम्हें, तो तुम तब फील करोगी कि कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये करवा लेना चाहिए। इससे आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुशी मिलती है मतलब लाइफ ही बन जाती है, मुझे तो लगता है। जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बट बहुत ही अच्छा लगा आपकी पूरी IVF की जर्नी सुन के, मेरे को तो बहुत मोटिवेशन मिली एंड हिम्मत मिली कि आई एज अ डॉक्टर मे बी गॉड हैज़ गिवन मी दिस कि मैं कपल्स की हेल्प कर सकती हूँ। एट द सेम टाइम आई थिंक बहुत सारे लोगों को आपको भी देख के लग रहा होगा कि हिम्मत आ गई, ट्रीटमेंट पे भरोसा हो गया, सुन भी लिया सारी बात। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे वीडियो पे लिख सकते हो, मैं या प्रिया दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर आपको रिप्लाई करेगा। कोई मेडिकल चीज़ होगी तो डेफिनेटली मैं करूँगी, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम या मतलब कुछ ऐसा डिस्कशन होगा जिसमें प्रिया कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, वो करेंगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रिया फॉर कमिंग टू आवर शो। वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव यू एंड थैंक यू सो मच। हाँ बताओ। मैम एक्चुअली एक क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है, और आप प्लीज़ ये चीज़ क्लियर करो कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सिम्टम्स क्या आते हैं? कोई नहीं होता है, कोई सिम्टम नहीं जी ऑनेस्टली कोई सिम्टम नहीं होता जी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मतलब प्रेगनेंसी का या नो प्रेगनेंसी का देयर इज़ नो सिम्टम। अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो भी कोई सिम्टम नहीं आएगा, नहीं है तो भी कोई सिम्टम, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिम्टम अपने आप आ जाएगा, जब आना है ना जिसने उसने आना ही आना है। तो आई थिंक देयर इज नो सिम्टम। तो एक क्वेश्चन मैम आप मुझे बताइए कि हमें डाइट कैसी रखनी है जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा के आते हैं? तो जैसे मुझे भी कहा था कि हाई प्रोटीन डाइट हमें लेनी चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सी हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि एक तो बाहर का आउटसाइड फूड, फ्राइड स्पाइसी फूड अवॉइड करें। वो इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी मेडिकेशंस पे होते हैं, आप कुछ और एक्स्ट्रा खाओगे पेट खराब होगा, दर्द होगा, तो हमें और मेडिसिन ट्रीट करना पड़ेगा, राइट? तो एक तो वो मना हो जाता है। सेकंड, रेकमेंडेड ये रहता है कि आप अच्छी प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लो। नो, डाइट का इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे तो रहता ही है, राइट? बट डाइट का इफेक्ट आपका ओवरऑल IVF के सक्सेस पे भी रहता है, राइट? सो बेसिक बैलेंस्ड इंडियन फूड इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, तो आप वो अपना डाइट लो। चाइनीज़ हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसमें अजीनोमोटो होता है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टी एंड कॉफ़ी हम अवॉइड कराते हैं। बेसिक अपना 1 या 2 कप आप ले सकते हो। एंड इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन्स या हम कुछ ऐड नहीं करते एक्सेसिव मेडिकेशंस, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी मेडिकेशंस पे होते हो। सो इसके अलावा तो और कोई डिफरेंट डाइट तो नहीं होता कोई भी। मतलब आप कह रहे हो कि जैसे हमारा लाइफस्टाइल है उसको वैसे ही हम कंटिन्यू करें। ऑलरेडी वेरी बैलेंस्ड फूड, तो आई डोंट थिंक इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करना होता है। बस हाँ, स्पाइसी एंड फ्राइड भी डेफिनेटली से कि बहुत हैवी फूड ना खाओ, आपका पेट दर्द होगा, पेट खराब होगा, वो सब मत करो। जी बाहर का मत खाओ, right? जी मैम। So anyways, let's conclude this and thank you so much Priya for coming here. We are very grateful that you came here, you told your story and you are lucky to have,
यू आर अ मदर नाउ और अब आप मदर की स्टोरीज बनाओ सो दैट बाकी सबको एज अ मदर भी और मोटिवेशन मिले कि बच्चे पालने कैसे हैं, लेकिन करना तो आसान है बट पालने कैसे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. वेरी वेरी नाइस मीटिंग यू. थैंक यू मैम, थैंक यू.